आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा बायोलॉजी है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक आ जाता है, ठीक है, वो हमारा सेल आ जाता है। पहले तो हम बायोलॉजी की थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बायोलॉजी है क्या। ठीक है, उसके बाद हम सेल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हो कि आपकी बायोलॉजी दो वर्ड से मिलके बना है। एक आ जाता है आपका बायोस और एक आ जाता है आपका लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, बायोस का मतलब होता है लिविंग्स। ठीक है, तो बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ लिविंग्स। ठीक है, बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। अब लिविंग्स क्या होते हैं, मतलब हम कैसे बोल दें कि कोई चीज़ जीवित है? तो अगर कोई चीज़ ग्रो करे, मतलब उसमें ग्रोथ हो, उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत हो, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन करे और वो मूवमेंट करे, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ वो चीज़ लिविंग है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन थे। फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ऑब्जर्व करा ग्रोथ इन प्लांट्स, मतलब पहला पर्सन जिसने कहा कि जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, उनका नाम था जे.एल. बोस। और प्लांट्स की ग्रोथ को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है प्लांट्स में ग्रोथ को मेज़र करने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है क्रेसोग्राफ। ठीक है, क्रेसोग्राफ जो प्लांट्स में ग्रोथ को ऑब्जर्व करता है, सॉरी मेज़र करता है। ठीक है, उसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट नाम पढ़ेंगे। इन पर्सन का नाम है कार्ल लिनियस। ठीक है, कार्ल लिनियस। तो इन्होंने कहा कि जो आपकी लिविंग थिंग्स होती हैं कैन बी डिवाइडेड इनटू टू। फर्स्ट इज प्लांट्स एंड सेकंड इज एनिमल्स। ठीक है, कार्ल लिनियस को ही बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है? जो क्लासिफिकेशन से डील करे। ठीक है, किसी चीज़ को बांटना, जैसे लिविंग थिंग्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये क्लासीफाई कर दिया, तो ये टैक्सोनॉमी हो गया। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है इन्हें, और फादर ऑफ नोमनक्लेचर बोला जाता है। नोमनक्लेचर होता है किसी चीज़ को नाम देना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नोमनक्लेचर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अगर हम बोलें कि स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या होता है, तो स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी, और स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। और ये दोनों मिलके बनाते हैं आपकी बायोलॉजी। ठीक है, तो मतलब हम बायोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब ये जो टर्म है ना बायोलॉजी, दिस टर्म वाज क्वाइंड मतलब टर्म दी, बनाई गई। दो बंदे थे, ठीक है, जिन्होंने ये टर्म बनाई। पहले आ जाएंगे आपके लेमार्क और दूसरे आ जाएंगे आपके ट्रे विरेनस। बट आपने इसको कैसे प्रोनाउंस करना है? ट्रे विरानस, वीरा प्रोनाउंस करना है। कैसे, क्यों? एक ट्रिक याद रखनी है कि बायोलॉजी टर्म जब बनी ना, तो वीरा ने कहा, वीरे मतलब भाई ने कहा, वीरे ने कहा अपने भाई को कि ले भाई इसको मार्क कर ले। ठीक है, तो ले मार्क और वीरा से ट्रे विरानस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपका फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी, और आपका आ जाता है एम्बियोलॉजी। एम्बियोलॉजी होता है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, मतलब जो चीज़ें जीवित हैं उनकी डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करें। ठीक है, तो इन तीनों के फादर हैं आपके एरिस्टोटल।
ठीक है। बस एक बॉटनी अलग है, फादर ऑफ अगर हम बॉटनी की बात करें तो इनके इसके फादर है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। ये थी हमारी बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन। अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक पे, डैट इज सेल। ठीक है, सेल पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट चीज़, सेल देखो ऐसे समझो कि सबसे छोटी यूनिट होती है सेल। सेल से मिलके बनते हैं आपके टिश्यू। ठीक है, और टिश्यू मिलके बनाते हैं आपका ऑर्गन। हमारे बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन मिलके बनाते हैं आपका ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से बनता है एक ह्यूमन बीइंग या फिर एक एनिमल, मतलब कोई भी इंडिविजुअल। ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो इससे हमें पता चला कि जो हमारा सेल होता है, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, समझ आया। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेल ना लिविंग सेल होते हैं, डेड सेल होते हैं। एक पेड़ है, ये पेड़ का तना है, पेड़ का स्टेम है, इसके बाहर एक ना परपट्टी सी बनी होती है, ब्राउन ब्राउन सी हार्ड सी, इसमें डेड सेल होता है। ये डेड सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने किया? उनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने कहाँ पे डिस्कवर किया ये भी पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को बोलते हैं, ये जो परपट्टी होती है बाहर, इसको बोलते हैं कॉर्क। तो इन्होंने कॉर्क में डिस्कवर किया था डेड सेल को। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो उसका स्ट्रक्चर है ना, ये हनी कॉम्ब की तरह है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। ठीक है, ये चीज़ कही। सॉरी। अब बात करते हैं हम लिविंग सेल की। ये तो डेड सेल हो गया, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। लिविंग सेल को डिस्कवर किया आपका ल्यू वैन हॉक। ल्यू वैन हॉक ने। ठीक है, इन्हें कहाँ मिल गया लिविंग सेल? जो पॉन्ड होता है, तालाब होता है, उसके अंदर, सॉरी पॉन्ड, उसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं, पानी में जो घास उगती है, उसमें इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। ठीक है, अब आ जाता है कि स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलेंगे आप? तो स्टडी ऑफ सेल को बोला जाता है सिटोलॉजी। ठीक है, समझ आ गया होगा इतना। अब अगर हम बात करें सेल थ्योरी, सेल थ्योरी देने वाले कौन थे? तो दो पर्सन थे, श्लेल्डन एंड श्वेन। ठीक है, श्लेल्डन एंड श्वेन, ये दो बंदे थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है नेक्स्ट आपकी? स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? स्मॉलेस्ट सेल, तो ये आ जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। पर आप इसको प्रोनाउंस ऐसे करोगे, गाली सेप्टिकम। क्यों करोगे? देखो तरीका बताती हूँ। सबसे छोटा मतलब छोटा। आप अपने दोस्त को बोलो कि भाई छोटी गाली देनी है, अगर गाली देनी भी है ना तो छोटी गाली देनी है। सबसे छोटा सेल कौन सा आ जाएगा आपका? माइकोप्लाज्मा गाली सेप्टिकम। ठीक है, ऐसे। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे लंबे सेल की, लॉन्गेस्ट सेल। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारे ब्रेन में होता है, ये बेसिकली ब्रेन सेल होता है। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे इसके बारे में, डोंट वरी। उसके बाद अगर बात करें बिगेस्ट सेल की, तो सबसे बड़ा सेल, तो जो आपका शुतुरमुर्ग होता है, ऑस्ट्रिच होता है, उसका अंडा, वो सबसे बड़ा सेल होता है। अगर हम लार्जेस्ट ह्यूमन सेल की बात करें कि इंसान में सबसे बड़ा सेल कौन सा है, तो वो फीमेल का ओवम होता है। ठीक है, समझ आ गया होगा इतना। और अगर अब हम बोलें कि ह्यूमन बीइंग का सबसे छोटा सेल कौन सा होता है ह्यूमंस का, तो वो रेड ब्लड सेल होती है। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिजम्स को ना दो तरीकों से बांटा जा सकता है सेल के बेसिस पे। ऑर्गेनिज्म सेल के बेसिस पे दो तरह के होते हैं। पहला तो आपका आ जाता है यूनिसेलुलर। मतलब यूनि का मतलब क्या होता है? एक, जहाँ पे मतलब एक ही सेल है। ठीक है,
जैसे कि आपका होता है अमीबा, उसमें एक ही सेल होता है, ये उसका न्यूक्लियस होता है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। इस एक सेल के थ्रू ही अमीबा खाता है, इस एक सेल के थ्रू ही अमीबा पचाता है, जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकालता है, सिर्फ एक सेल के थ्रू। और दूसरे आ जाते हैं आपके मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब जहाँ पे बहुत सारे सेल हों, जैसे कि आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। हमारा खाने का, पचाने के, ठीक है, बाहर निकालने की वेस्ट मटेरियल को, हर तरह के जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब सेल के टाइप्स देख लेते हैं, सेल कितने टाइप के होते हैं। तो सेल आप दो तरह के बोल सकते हो, ठीक है, कि सेल दो तरह के होते हैं। पहला तो आ जाता है आपका प्रो कैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा आ जाता है आपका यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब समझो। प्रोकैरियोटिक का मतलब जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने इसके बीच में ये न्यूक्लियस बनाया ना, न्यूक्लियस मतलब सेंटर पॉइंट, जिसमें वो नहीं है, वो आपके प्रोकैरियोटिक हो गया, ठीक है। देखो कोई भी सेल होता है ना, अगर ये सेल है मान लो, तो इसके बीच में न्यूक्लियस होता है। अब ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस की क्या है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, मतलब न्यूक्लियस की दीवार है। अब जिसमें ये न्यूक्लियस ही नहीं होगा, उसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी, उसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी नहीं होगी, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, जो यूकैरियोटिक होगा वो कौन से होंगे, जिसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो क्या उसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस की दीवार होगी, तो ऑब्वियस है वो भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ना, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, वो मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं। और जो आपके यूकैरियोटिक होते हैं वो मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। तो क्या मतलब ह्यूमंस में, ह्यूमंस किस में आएंगे फिर, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? यूकैरियोटिक में, है ना। क्लियर हो गया ना इतनी चीज़। अब एक और चीज़ याद रखो कि इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है। क्या होता है मैं आगे जाके बताने वाली हूँ कि क्रोमोसोम क्या होते हैं। अभी बस ऐसे समझ लो कि इसमें सिंगल क्रोमोसोम होगा, ठीक है, और इसमें आपका मैनी, काफ़ी सारे क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम्स, ठीक है। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो जो आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सारे किस में आते हैं, यूकैरियोटिक में। इसका एग्जांपल लें तो आपके बैक्टीरिया आ जाएंगे किस में, प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। क्रोमोसोम अगर अभी आपको समझना है ना, तो बस इतना समझो कि जो पेरेंट्स से जीन्स आते हैं, ठीक है, वो क्रोमोसोम के थ्रू ही आते हैं, ठीक है। ऐसे समझ लो कि इसको सिर्फ इतना। अब एक बार प्लांट, एनिमल और इनमें मतलब डिफरेंस समझ लेते हैं, या फिर आई थिंक उसको एंड में समझना चाहिए हमें, फिर हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। अभी हम ये देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ सेल, पार्ट्स ऑफ सेल, ठीक है। सेल के हम पार्ट्स के बारे में समझेंगे। तो जो पहला पार्ट हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है हमारा प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये मेरा न्यूक्लियस है, ये अंदर न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। ये आ गई मेरी सेल मेम्ब्रेन, ये मेरी क्या है, सेल मेम्ब्रेन। और ये मेरा क्या है, ये मेरी है सेल वॉल। एक बार मैं लिख देती हूँ, ध्यान से देखना। ये मेरी क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये वाली मेरी क्या है, सेल मेम्ब्रेन। और ये लास्ट वाली मेरी क्या है, सेल वॉल, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। सेल मेम्ब्रेन को ही आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है। हाँ हाईलाइटर ले लेती हूँ जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। चलो आई होप अच्छे से वर्क करें। तो जो लिविंग फ्लूइड होता है ना, लिविंग फ्लूइड मतलब एक लिक्विड है प्रेजेंट इनसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी बोली हमने, ये वाली, मतलब इसके अंदर एक लिक्विड है, यहाँ पे लिविंग फ्लूइड है इसके अंदर एक, यहाँ पे एक फ्लूइड होता है। तो लिविंग फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड
आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये कौन सी थी आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कौन सी थी इसमें से, ये वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाहर मतलब ये वाला, और इसके अंदर मतलब ये वाला। तो ये वाला लिक्विड कौन सा हुआ आपका फिर, इस लिक्विड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, समझ आया, इस लिक्विड को हम क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर है। ठीक है, अब चलो एक और चीज़ ध्यान से समझो। जो फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा, यहाँ पे जो लिक्विड प्रेजेंट होगा, इस लिक्विड को हम क्या बोलेंगे, इस लिक्विड को हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, दोनों चीज़ें समझ आ गई। इस लिक्विड को हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है आपका, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। हो गया क्लियर, हो जाना चाहिए आई थिंक तो। ठीक है, अब ये चीज़ समझ आ गई। अब हमने यहाँ पे पढ़ी सेल वॉल। ठीक है, हमने सेल वॉल पढ़ी। अब सेल वॉल हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा किसका, नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा हमारा सेल का, मतलब पार्ट्स पढ़ रहे हैं ना हम सेल के, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाएगा सेल वॉल। अब देखो सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, फंजाई में प्रेजेंट होती है। ठीक है, पर एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती। सेल वॉल का काम होता है प्रोटेक्शन करना। ठीक है, और ये प्लांट्स बैक्टीरिया फंजाई में प्रेजेंट होगी, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, प्लांट्स में सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, ये जो बाहर वाली वॉल थी, ये प्लांट्स में किस चीज़ की बनी होगी, प्लांट्स में ये बनी होंगी आपकी सेलुलोज की। बैक्टीरिया में किस चीज़ की बनी होगी, ठीक है, बैक्टीरिया में ये आपकी बनी होगी, ध्यान से सुनना देखो, पेप्टिडो पेप्टिडो ग्लाइकन्स। बैक्टीरिया में किसकी, पेप्टिडो ग्लाइकन्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फंजाई में किस चीज़ की बनी होगी, तो फंजाई में ये बनी होगी काइटिन, काइटिन की। और एक एल्गी भी होता है, एल्गी, एल्गी में ये किस चीज़ की बनी होगी, एल्गी में ये बनी होगी पेक्टिन्स। ये फंजाई क्या है, एल्गी क्या है, बैक्टीरिया, ये सब आगे पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, सेल वॉल कैसी होती है आपकी, नॉन लिविंग होती है, इसका काम प्रोटेक्शन करना होता है। और जो चीज़ प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है, मतलब उसको दर्द नहीं होना चाहिए, फिर दर्द नहीं होगा तो नॉन लिविंग्स को दर्द नहीं होता। ठीक है, ऐसे समझना है इसको। इसका काम क्या होता है, ठीक है, ये सेल को मजबूत बनाती है, मतलब सेल को रिजिडिटी देती है, रिजिडिटी एंड शेप, ये इसका काम होता है, इसका फंक्शन होता है। अब एक और चीज़, ये ना फुली परमिएबल होती है, फुली परमिएबल, इसका क्या मतलब हुआ, सॉरी, फुली परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, फुली परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब है कि अगर कोई भी छोटा मोटा मॉलिक्यूल इस सेल में एंटर करना चाहे, कोई भी छोटा मोटा मॉलिक्यूल इस सेल में एंटर करना चाहे, तो सेल वॉल उसको एंटर होने देती है, नहीं रोकती। ठीक है, पर क्या आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, मतलब ये वाली है, ये भी फुली परमिएबल होगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई मॉलिक्यूल उसमें एंटर करना चाहे तो वो उसको एंटर होने से रोकती है, वो सिर्फ उन्हीं को अंदर आने देती है जिसकी अंदर ज़रूरत है। ठीक है, समझ आया। तो सेल वॉल कैसी है आपकी, फुली परमिएबल है, और जो आपकी, सॉरी, सेल वॉल कैसी है आपकी, फुली परमिएबल, और जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो फुली परमिएबल नहीं होगी। ठीक है, हालांकि पढ़ेंगे हम अब इसको। तो हमारा नेक्स्ट यही आ जाएगा, थर्ड हमारा कौन सा आ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये तो ये सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होगी, इसका मतलब ये एनिमल्स में भी प्रेजेंट होगी। जबकि हमने अभी पढ़ा था कि जो सेल वॉल होगी वो एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती। हमने ये भी पढ़ा कि सेल वॉल आपकी डेड होती है, पर जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो आपकी लिविंग होती है। ठीक है,
अब ये बनी किस किस से होती है? मेड ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसकी ये बनी होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये इलास्टिक होती है, मतलब फ्लेक्सिबल होती है। पीछे हमने पढ़ा था कि जो सेल वॉल होता है उसका काम ही क्या होता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करना, मतलब मजबूती देना। तो ऑब्वियस सी बात है वो फ्लेक्सिबल नहीं होगी। ठीक है, और ये कैसे होती है? ये फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो सेल वॉल होती है वो फुली परमिएबल होती है, बट ये कैसी होती है? ये आपकी सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या हुआ कि जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स चाहिए न्यूक्लियस को, उन्हीं को ही अंदर एंटर होने देती है, सबको एंटर नहीं होने देती। ठीक है, मतलब मूवमेंट को, कुछ सब्सटेंसेस की मूवमेंट को रोक रखती है। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट था सेल का। और फोर्थ पार्ट आ जाता है हमारा सेल ऑर्गेनल्स। ये ना कंप्लीट एक टॉपिक बनता है। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स मतलब सेल की क्या क्या ऑर्गन है, इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।